मृगनयनी। वृंदावनलाल वर्मा। भाग 15। राय गांव के निवासियों ने धान की फसल काट ली। ज्वार अभी खड़ी थी। झटपट खलिहान में बालों को सुखाया और कूटकर चावल गहा लिए। पुआल को जाड़े के लिए सुरक्षित रख लिया। राज्य का शहना आया, 6वां अंश ले गया। पुजारी ने अपना अंश ले लिया। किसानों ने सोचा, बाहर के लुटेरों से बच गए, यही बहुत है। इनको देना तो भाग्य में ही लिखा कर चले हैं। लुटेरे कहीं से न जा टूटे तो ज्वार में से दे दवाने के बाद भी खाने के लिए कुछ दिनों को हो जाएगा। चावलों से आशा कम थी, क्योंकि स्त्रियों के लिए कुछ कपड़े चाहिए थे और कांसे पीतल के कुछ गहने। यदि एक आध छल्ला चांदी का भी हाथ पड़ जाए तो क्या बात है। पुरुष बचे हुए चावलों को खेती के औजारों और तीरों में पलटवाना चाहते थे, परंतु उनकी बहुत ही कम चल सकी। नंगे पैरों नंगे हाथों स्त्रियां कब तक और कैसे रह सकती हैं। तीज त्योहारों पर भी बिना कड़ों और चूड़ों के पैर और हाथ आंखों में आंसू ला देते हैं। ये बात पुरुषों के मन में छिदी हुई थी। कहा, उनारी की फसल पर गहने और कपड़े लत्ते ले लिए जाएंगे। स्त्रियों ने हाय की सांस भरकर हामी भर दी, मुंह लटका लिए। पुरुषों को चावल का अधिकांश भाग हटाकर कांसे पीतल के कड़े चूड़े लेने पड़े। जाड़ों के लिए थोड़े से कपड़े और कुछ कंजूसी करके थोड़े से तीर। गांव में अटल का घर कुछ हरा भरा समझा जाता था, क्योंकि तीनों स्वस्थ थे, परिश्रम करते थे और शिकार खेलते थे। हरे भरे घर में भी कड़े चूड़े एक भी नहीं। वस्त्र ही कम, परंतु यहां वस्त्रों और गहनों के मुकाबले में तीरों को हारना नहीं पड़ा। कोई ऐसे जानवर हाथ नहीं लगे थे जिनकी खालों से वस्त्रों और हथियारों को ले लिया जाता। खाने के लिए थोड़े से चावल रख लिए गए। ज्वार की फसल आने वाली थी, फिर उन्हारी, इसलिए बाकी चावलों को हथियारों और वस्त्रों की खरीद के लिए उठा लिया। लाखी को चांदी का एक छल्ला और निन्नी को गले के लिए एक छोटी पतली सी ही सही हंसुली की आवश्यकता प्रतीत हुई। छल्ला थोड़े में आ सकता था, तीर बहुत आवश्यक थे। ये लाखी की मांग थी। मुझको तीर नहीं चाहिए। एक हंसुली बिना गला बिल्कुल सूना रहता है, इसलिए मेरे लिए हंसुली आनी ही चाहिए। ये तकाजा निन्नी का था। जितने तीर निन्नी के पास थे उसको पर्याप्त नहीं जान पड़ते थे। वो लाखी को अपने कुछ तीर दिए रहती थी, परंतु लाखी उनको अपना नहीं कह सकती थी। अटल उन तीरों को लाखी को नहीं दिलवा सकता था। कुछ वस्त्र दोनों को चाहिए थे। उतने चावलों से इतना सब हो जाना दुष्कर मालूम होता था। अटल ने फुसलाने का प्रयत्न किया। अब की बार एक बर्छी लाता हूं, दोनों उससे अभ्यास करना। पास से मार सकती हो और दूर से फेंक कर भी। अच्छा, तो मैं गले के लिए हंसुली नहीं लूंगी, मेरे लिए बर्छी ला दो, निन्नी ने कहा। लाखी बोली, एक बर्छी मेरे लिए भी। मुझको चांदी का छल्ला नहीं चाहिए। उन्हारी की फसल पर छल्ला ले लूंगी। अभी बर्छी और तीर। चावलों को कौन खाएगा जो रख लिए है। उनसे हम दोनों को 2-2 एक-एक छल्ले भी मिल जाएंगे, निन्नी ने सुझाया। फिर खाने के लिए क्या बचेगा? अटल ने मृदुलता के साथ पूछा। ज़्यार में भुट्टे आ गए हैं, पकने तक उनसे काम चलाएंगे, निन्नी ने बताया। लाखी ने उत्तर दिया, जाड़ा पड़ने लगा है, जंगल की चारा सूख गई है, कुछ जानवर ढूंढने से मिल ही जाएंगे, उनसे काम चलेगा। नदी में मछलियां आ गई हैं, उनको भी देखो। अटल ने समझ लिया कि उसकी नहीं चल सकेगी। बर्छी की बात सुलगाकर पछताया, फिर भी उसने आशा नहीं छोड़ी। कहा, अच्छा तो तीर, कपड़े, छल्ला और हंसुली रही। बर्छी उन्हारी फसल पर थोड़े से चावल रखे रहने दो। नहीं, बर्छी अवश्य आवे, निन्नी बोली। बर्छी तो आनी ही चाहिए। लाखी ने हट किया। अटल को मानना पड़ा। भोजन की प्राप्ति भाग्य के भरोसे। चावल लेकर वो ग्वालियर चला गया। पुजारी भी उसके साथ गया। वे दोनों तीर कमान लेकर जंगल में आ पहुंची। जहां लाखी को घायल अरना पड़ा मिल गया था, वहां उन्होंने देखा गधों, बकरे, बकरियों, बंदरों के साथ कुछ लोग आ ठहरे हैं। वे थोड़ी झिझकी। निन्नी ने कहा, न जाने कौन है ये लोग। नाखी ने अनुमान किया, लुटेरे नहीं हो सकते, कोई भूले भटके से जान पड़ते हैं। पास से चलकर देखें क्या है। अपने पास भी तीर, कमठे और छुरे हैं। निन्नी उत्तेजित होकर बोली, डर किस बात का? अपने पास है क्या जिसे ये छीन ले जाएंगे? चलो देखें। वे उनके निकट पहुंच गई। ये समूह पोटा और पिल्ली का था। हाल ही में आया था। सब के सब झोंपड़े बनाने की युक्ति कर रहे थे। इन दोनों को अपने पास आया देखकर वे सब ध्यान के साथ देखने लगे। पोटा आगे बढ़ा, पिल्ली उसके पीछे। निन्नी के विलक्षण सौंदर्य को देखकर पोटा किसी के बताए हुए परिचय को मन में तौलने लगा। उन दोनों को तीर कमानों से सजा हुआ देखकर उसकी आशा को कोई ठेस नहीं लगी। पिल्ली बोली, क्या तुम दोनों इसी गांव की हो? उन्होंने हामी में सिर हिलाया। गांव पास ही है क्या? पोटा ने पूछा। लाखी ने दूरी बताई। पिल्ली आगे बढ़ाई। वो सुंदर चोली पहने थी और बढ़िया पैजामा ख्वाजा, मटरू के टकों की देन, परंतु ओढ़नी नहीं थी उसके शरीर पर। उंगलियां नचाकर और नाक की नथ को हिलाकर उसने कहा, आओ ना, इधर आओ, बंदरों का तमाशा दिखाएंगे। नटों के नाटक रस्से पर डोलकी बजाते हुए नाच। कुछ इनाम दोगी? क्या दोगी? निन्नी ने शांत निसंकोच भाव से कहा, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं, हमारा गांव बहुत गरीब है। एक अधेड़ नटनी आ गई, बोली, अरे ये तो हम सरीखी गरीबनी है, इनसे क्या इनाम लेना? इनको वैसे ही अपने सब खेल तमाशे दिखाएंगे। आओ बेटी, इधर आओ,
हमारे पास अच्छे बड़े पके सीताफल हैं, बड़े मीठे हैं। निन्नी और लाखी ने एक दूसरे के प्रति देखा। पिल्ली तुरंत कुलाचे खाने लगी। वे दोनों रुचि और अचंभे के साथ उसके शरीर की लोचों लचकों को निरखने लगीं। खौफ को साध कर पिल्ली इन दोनों के पास आ खड़ी हुई। उसने बड़े निहोर के साथ कहा, आओ, इधर आओ बहन, हम बंदरों के खेल दिखाएंगे। पोटा बोला, आकाश में रस्से पर नाचते हुए कभी देखा है तुमने किसी को? लाखी पिल्ली के शरीर की बनावट को परख रही थी। निन्नी ने कहा, कभी नहीं देखा। कभी सुना, न कभी सुना। तो लो आओ, अभी दिखाता हूं। हम हारे थके तो हैं, पर तुमको ये खेल जादू टोने दिखाना हमको बहुत अच्छा लगेगा। खेल देखो और सीताफल खाओ। आओ बेटी इधर। अधेड़ नटनी ने आग्रह किया। पिल्ली को मालूम हो गया कि दोनों उसकी कुलौचों के आश्चर्य से भर गई हैं, परंतु तीर, कमठों और बगल के छुरों को देखकर उसके मन में कुछ ग्लानि हुई। उसने पूछा, ये तीर कमठे काहे के लिए बांधे हैं? लाखी ने उत्तर दिया, शिकार खेलने जा रही थी हम दोनों, इधर तुम लोगों को देखकर चली आई। शिकार खेलती हो इस घने भयावने जंगल में? कौन सी चिड़िया मारती हो तीरों से? चिड़ियों को तो हम गुलेल से ही मार गिराते हैं, पिल्ली ने कहा। निन्नी मुस्कुराती हुई बोली, चिड़ियों को हम लोग उंगलियों के कंकड़ों से मार लेते हैं। हमारी लाखी ने एक ही तीर से अरने भैंसे को छेद डाला था। इनका नाम लाखी है। और तुम्हारा बेटी? पोटा ने प्रश्न किया। लाखी ने बताया, इन्होंने बड़ी बड़ी खीसों वाले बनेले सुअर एक एक तीर से ही लिटा दिए हैं। इनको निन्नी कहते हैं, पर असली नाम मृगनयनी है। पोटा ने सोचा जैसा सुना था वैसा ही है। दूसरी भी 19-20 ही बैठेगी। नटों का समूह अपने निवास के लिए लकड़ियों का घेरा बना रहा था। अभी अधूरा था। वे दोनों अधूरे घेरे के भीतर हो गई। अधेड़ नटनी एक टोकरी में से 2 बड़े बड़े पके सीताफल से आई। निन्नी ने लेने से नाहीं कर दी। बोली, हम कुछ शिकार मार कर ले आएं और तुमको दें, तब हम भी तुमसे कुछ ले सकती हैं। यों तो सेंतमेत किसी का कुछ लेना हमारे कुल की रीति नहीं है। अधेड़ नटनी ने आग्रह किया, अरे तुम दोनों महलों में रहने लायक हो, बड़े बड़े पलंग पर आराम करने योग। लोंडियां बौदियां तुम्हारी हाजिरी में खड़ी रहें। हुक्म करो और हम उसको पालें। सीताफल तुम्हारे ऊपर न्योछावर हैं। देखो तो ऐसी हैं जैसे गुलाब और कमल के फूलों से बनी हो इनकी देह। किसी राजा के साथ होगा तुम्हारा ब्याह, तब कभी कभी हमारी और सीताफलों की याद करना भूलना नहीं। शिकार मार कर दोगी तब हम लोग ले लेंगे, पर इस समय हमारी ये भेंट कबूल कर लो रानी। निन्नी को ये भाषा बुरी लगी, लाखी को अच्छी। लाखी ने कहा, ले लो निन्नी, ले लो। अभी दिन भर पड़ा है, कोई न कोई शिकार जंगल में मिलेगा, सो इनको ब्याज समेत चुका देंगी। नटों के आग्रह के पीछे किसी विशेष अभिप्राय को न देखकर निन्नी ने एक सीताफल ले लिया, दूसरा लाखी ने। जब तक उन दोनों ने सीताफल समाप्त किए, पोटा ने एक टोकनी में से लंबा रस्सा निकाला। 2 गुणाकार नोकदार बांसों से एक ओर और वैसे ही 2 बांसों से दूसरी ओर उस रस्से को बांधकर ताना और कड़ा कर लिया। अधेड़ नटनी के संकेत पर पिल्ली 2 बड़े बड़े सीताफल और लाई। उन दोनों ने खाने से इनकार किया, परंतु पिल्ली और अधेड़ नटनी के लचक लचक कर किए हुए आग्रह को वे ठुकरा न सकीं। उन्होंने इन फलों का खाना समाप्त नहीं कर पाया था कि गले में ढोल बांधकर पोटा अपने साथियों की सहायता से रस्से पर पहुंच गया। चलने लगा। वे दोनों आश्चर्य के साथ उसकी क्रिया को देखने लगीं। पिल्ली मचल मचल कर मचक मचक कर नाचने और गाने लगी। पोटा कभी धीरे धीरे कभी द्रुत गति के साथ रस्से पर इधर से उधर और उधर से इधर चलने लगा। पिल्ली के गायन और नृत्य का साथ देने के लिए वो गर्दन में पड़ी हुई डोलकी को भी बजाता जाता था। निन्नी का आश्चर्य शीघ्र समाप्त हो गया। कुछ क्षण उसको पिल्ली का गाना भाया, परंतु कुछ ही क्षण वो अपने मन को कारण नहीं समझा सकती थी, परंतु उसको पिल्ली के गायन में बेसुरापन और भद्दापन प्रतीत हो रहा था और नृत्य में बहुत भौंडापन। क्या स्त्रियां इतनी निर्लज भी हो सकती हैं? उसके मन में ग्लानि के साथ बार बार प्रश्न उठ रहा था। लाखी को उसके गायन और नृत्य में कुछ कुरस नीरस नहीं लग रहा था। उसका ध्यान पोटा के संतुलन और विलक्षण लाघव पर मुग्ध हो रहा था। उसके मन में उठा, क्या मैं ऐसा कर सकती हूं? क्यों नहीं कर सकती? इस नटनी सरीखी कुलाचें चाहे न ले पाऊं, परंतु इस नट के समान रस्से पर तो चल फिर लूंगी, अवश्य चल फिर लूंगी। देह को साधने और सांस को संभालने ही का तो काम है। सीखेंगी। घर में रस्सा है ही, जंगल से बांस काट लाऊंगी। आज ही छुरे से 4 बांस काटूंगी और लौटते ही अभ्यास करूंगी। यदि शिकार मिलता रहा तो नटों को दिया करूंगी और उनसे इस विद्या को सीख कर ही रहूंगी। नट प्रदर्शन को समाप्त करके रस्से से नीचे उतर आया। उसने पूछा, बेटी कैसा लगा? निन्नी ने केवल सिर हिलाया। लाखी ने उत्साह के साथ कहा, बहुत अच्छा लगा। कब तक रहोगे तुम सब यहाँ? कुछ ठीक नहीं, अभी तो आए ही हैं। नदी का सहारा है, हमारे जानवरों के चरने के लिए घास यहाँ बहुत है। आसपास कई गांव हैं तो छोटे ही, पर अपने खेल तमाशे दिखाते रहेंगे और पेट पालते रहेंगे। ग्वालियर भी दूर नहीं है, कभी वहां भी खेल दिखाने जाएंगे, पर अभी तो यहीं पड़े हैं। पोटा ने कहा। पिल्ली बोली, तुम आया करो, तुमको रोज कोई न कोई नया खेल दिखाया करेंगे। अभी दिखाया ही क्या और कितना है, अनगिनत तमाशे हैं हमारे पास। तुम्हारे गांव में भी आएंगे हम।
निन्नी ने हतोत्साहित किया। गांव में तमाशे के बदले कुछ नहीं मिलेगा, बहुत गरीबी छाई है। अधेड़ नटनी ने उत्साह प्रकट किया। बेटी, हम लोग बहुत कमा खा लेते हैं, एक गांव में कुछ न सही, तुम्हारे सहारे यहां जंगल में दिन काट लेंगे, यही क्या कम है। आया करो भला, कसम है, आया करो बेटी दोनों। देखो, शिकार क्यों खेलती हो, ये तो मर्दों का काम है। जंगल में शेर भालू होंगे, खाई खड्ड और कांटे हैं। तुम्हारे कंधों पर तो फूलों की मालाएं और कमर में मोतियों की करधोनी होनी चाहिए। बिना तीर कमठों के ही आया करो, वैसी बहुत भली लगोगी। पिल्ली ने अपने वक्ष फड़फड़ाकर आंख मिचकाई और मुस्कराई। लाखी को वो उपहासजनक फूहड़पन जान पड़ा। ग्लानि और क्षोभ के कारण निन्नी का चेहरा तमतमा गया। निन्नी ने कहा, अब हम लोग शिकार खेलने जा रही हैं, मिल गया तो तुमको भी देंगी। पोटा ने अनुरोध किया, हम लोग भी तीर चलाना जानते हैं, संग में ले लो हम में से 2-1 को, मदद मिलेगी। 2 से 3 और 3 से 4 भले। लाखी हामी भरने वाली थी। निन्नी ने तुरंत निषेध किया। शिकार में जहां 2 से 3 हुए कि शिकार हुई चौपट। हम लोग किसी को साथ नहीं लेती, यहां तक कि मैं अपने भाई को भी साथ नहीं लेती। कहाँ है तुम्हारे भाई? ग्वालियर गए हैं आज ही। कब तक लौटेंगे? 4-5 दिन में आ जाएंगे। अधेड़ नटिनी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, तुम दोनों अकेली ही चली जाओ, पर शिकार मिल जाए तो हम लोगों को न भूल जाना। हमारे पास बहुत बढ़िया चावल और मालवे का गुड़ है, हम तुमको देंगे। निन्नी ने पूछा, तुम लोग कहाँ से आ रही हो? उसने उत्तर दिया, दूर मालवे के एक जंगल से। हम गरीबों का कोई घर नहीं होता, जिस जंगल में डेरा डाल लिया वही हमारा घर बन जाता है। लाखी को पिल्ली के वस्त्रों की चमक दमक और बहुमूल्यता पर आश्चर्य हो रहा था। ये लोग अपने खेलों से बहुत कमा लेते होंगे, तभी इनके पास अच्छे कपड़े हैं। निन्नी बोली, तुम्हारे 4 सीताफल हम लोग खा गई। अधेड़ नटिनी ने टोका, अच्छे लगे ना? हमारे पास और बहुत हैं, जंगल में से तोड़ते बीनते लाए हैं। निन्नी कहती गई, संतमेंथ तुम्हारा कुछ भी नहीं लेंगी, जानवर मार कर देंगी, तभी तुमसे फल, चावल और गुड़ लेंगी। निन्नी लाखी को लेकर जंगल के एक कोने में चली गई। नटों का संतोष और हर्ष फूट पड़ने को हुआ। अधेड़ नटिनी ने होंठ पर उंगली रखकर वर्जित कर दिया। पिल्ली बोली, इनको और गांव वालों को जादू टोने के करतब दिखाओ। अधेड़िन ने कहा, धीरे धीरे, सबका सब इकट्ठा नहीं, बड़ी आंख वाली के भाई को आ जाने दो। बिल्ली ने बताया, नाम उसका मृगनयनी है, भूल गई क्या? कच्ची गोलियां नहीं खेली हूं ये सारी जिंदगी। तू छोकरी ही है अभी, तू भले ही भूल जाइयो। अधेड़ नटिनी ने भर्त्सना की, नहीं भूलूंगी। पिल्ली ने आश्वासन दिया, यहाँ के लोगों ने जो कपड़े कभी देखे सुने ना होंगे, तू उनको मृगनयनी के भाई के सामने पहनियो, और देख उसके सामने घूंघट डालियो, तभी वशीकरण पाएगी। ऐसी ही अधनंगी खड़ी हो जाएगी, उसके सामने तो कहीं वो बिचक न जाए। अधेड़ी ने कहा, कुछ छिपाओ लुकाओ करने से आदमी का मन बढ़ता है। शुरू में उसको लुभाने के लिए ऐसा ही कर, फिर जैसा ठीक दिखे वैसा करना। किसी तरह भी उसके भाई को उसने वाक्य पूरा नहीं किया, आंख की एक हल्की झपकी से मनोरथ समझा दिया। पिल्ली अपने हट पर आरूढ़ जान पड़ी। पोटा ने जरा रूखे स्वर में अधेड़िन का समर्थन किया, समझ के काम करना पिल्ली, नायकिन ठीक कह रही है। पिल्ली ने तुरंत आज्ञाकारिता का भाव ग्रहण किया। वे सब अपने काम में लग गए। चौथा पहर नहीं आने पाया कि उन्होंने लकड़ों का मजबूत घेरा बना लिया, उसके भीतर झोंपड़े खड़े कर लिए और अपने जानवरों तथा सामान के लिए ठौर कर लिया। एक घड़ी पीछे निन्नी और लाखी आ गई। एक एक सुअर को टांगे थीं। दोनों छोटे थे, निन्नी वाला कुछ बड़ा था। कमान और तरकस कंधों पर डाले शिकार के खून से भीगी हुई नटों के पास आ खड़ी हुई। वे सब के सब बाड़े को खोलकर बाहर आ गए। पोटा आतंकित हुआ और अधेड़िन भी कुछ डिग गई। पिल्ली ने उनके रूप में साकार भीमता देखी। उन दोनों ने शिकार को जंगल की बेलों से बांध रखा था। लाखी के जानवर को निन्नी ने खोलकर नीचे रखवा दिया। अपना बांधे रही। नटों से उसने कहा, ये तुम्हारे लिए है, खाते हो न इसको? नटों ने हर्ष प्रकट किया। उन लोगों से बेड़े के भीतर चलने और सीताफल खाने के लिए प्रार्थना की। निन्नी बोली, सीताफल बहुत खा लिए हैं, फिर कभी देखेंगे, इसके बदले में थोड़ा सा चावल और गुड़ दोगे? तुमने कहा था। अधेड़िन और पिल्ली के मुंह से एक साथ निकला, जरूर। पोटा ने कहा, थोड़ा नहीं बहुत, भीतर आओ न। लाखी बोली, समय कम है, नदी में पानी पीते हुए घर पहुंचना है, ढोरों की उसार करनी है। अधेड़िन और पोटा बेड़े के भीतर दौड़ गए और 6 सेर चावल तथा एक भेली गुड़ की ले आए। निन्नी ने कहा, अरे ये तो बहुत है। इतना नहीं। नहीं बेटी, पोटा ने आग्रह किया, ये कुछ भी नहीं है, तुम्हारे ऊपर न्योछावर है। वाह, कैसा निशाना लगाया है, बड़े बड़े सूर सामंत भी नहीं लगा सकते। अधेड़िन बोली, ले लो ले लो, हम और भी लाला कर देंगे। तुम्हारे गांव में अन्न कम पैदा होता है शायद। हाँ, लाखी ने कहा और अपनी ओढ़नी में दोनों चीजों को बांध लिया। पिल्ली ने अनुनय की, कल फिर आना, भला हम बहुत से खेल दिखाएंगे, दूर देशों की बातें सुनाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े दिखाएंगे। लाखी ने कहा, अच्छा। वे दोनों चली गई। जब अदृश्य हो गई
नटों ने बेड़े को बंद कर लिया। अधेड़िन बोली। पिल्ली ने कपड़ों की बात चतुराई के साथ कही। इनमें से एक भी हाथ चढ़ जाए तो दूसरी को भी ढाल लेंगे। काम संभाल कर करना है। वो जो तगड़ी लड़की है नयनी या निन्नी कुछ कठिन जान पड़ती है तो 2 आदमियों को सवेरे ही मार भेजो। कुछ टके सोने चांदी के गहने और रेशमी कपड़े जल्दी से मंगवाओ। गुड़ और बढ़िया चावल भी लेते आवें। और शेष वाक्य बहुत धीरे से कहा। पोटा ने अपने समूह में से 2 आदमी छांट लिए। अधेड़िन ने पिल्ली से कहा, तुमको बहुत सूझबूझ के साथ काम करना है। इनको नित्य यहां किसी न किसी मिस से बुलाओ। जानती हो जवान लड़कियां और औरतें किन चीजों पर सबसे अधिक रीझती हैं? जवानों पर। मूर्ख ही रही, न जाने कब अकल आएगी। जवान लड़कियां और औरतें भड़कीले कपड़ों दमकते हुए गहनों पर रीझती हैं। उनके लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हो जाती हैं। उनका धर्म ईमान कपड़ों और गहनों में बसता है। उसी से अपनी जवानी को सजाती हैं। फिर पुरुषों के मन को ठगने की बारी आती है। सो इन्हीं कपड़ों और गहनों के लिए जिस जवान के पास कपड़ा और गहना ना हो वो चाहे जैसा संदर सलोना हो उस पर औरतें थूकती भी नहीं है। समझ गई? मुझको बताओ क्या करना है। खेल कूद पर नहीं रीझेंगी ये। इनको वे सब कपड़े धीरे धीरे देना शुरू कर दो। गहने आए जाते हैं, फिर गहने देना। यहां से कुछ ही दूर टाल ले जाने की मैंने जानी। जब तक वो नौका नहीं आया खूब मिल मिलकर घुल घुल कर बातें करो। तब तक समझ गई ना? और जब इनका या इनमें से किसी का भाई लौट कर आ जाए तब उसके ऊपर प्रेम की आंधी छोड़ दो। उसको इन लड़कियों समेत टाल कर मालवे की सीमा पर ले चलना है। इस बीच में माडू से कुमुक आ गई तो बस काम बन गया। ठीक है, याद रखना इस गोल की नायकिन मेरे पीछे तुम्ही को बनना है।